हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग अर्थात रेगुलेट करना किसी चीज़ को। रेगुलेट क्या होता है? गैस में रेगुलेटर होता है, रेगुलेट करता है ना। उसको बंद कर दो तो गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी, आप गैस नहीं जला पाएंगे। उसको ऑन कर दोगे तब क्या होगा? गैस तक सप्लाई जाएगी, आप उसको चला पाओगे, उस पर खाना बना लोगे। तो वो क्या करता है? रेगुलेट करता है चीज़ों को। तो इसका नाम क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो पहले तो आप इसके शब्द से ही समझ लीजिए कि ये रेगुलेट करने के लिए लाया गया होगा चीज़ों को। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने कंपनी के आगमन को देखा कि 1600 में कंपनी आई। कंपनी के आगमन के बारे में जाना। 1726 के राजलेख के बारे में जाना कि किस तरीके से कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, मालगुजारी का अधिकार मिल गया, मालगुजारी वसूल करने का अधिकार मिल गया। साथ ही साथ प्लासी की लड़ाई के बाद ऐसा क्या सिनेरियो बन गया, किस तरीके से मुगल शासन का पतन प्रारंभ हो गया, ऐसे क्या रीज़न रहे जिस कारण से हमारे देश में अंग्रेज़ों को पैर जमाने का मजबूती से पैर तो जमने शुरू ही हो गए थे। कंपनी आई, चीज़ें आई, परंतु मजबूती से 1726 के बाद क्या ऐसे सिनेरियो बन गया, ऐसा क्या कारण बन गए जिससे चीज़ें फिर दिन प्रतिदिन अंग्रेज़ों के पक्ष में जाती रहीं और वो मजबूती से अपना शासन कर पाए और इतने लंबे समय तक भारत देश पर अपना परचम लहराया, शासन किया। क्लियर? तो हमने 1726 के राजलेख के बारे में जान लिया। आज हम 1773 के बारे में बात करेंगे कि 1773 के एक्ट को क्यों लाया गया, ऐसा क्या सिनेरियो बन गया, ऐसा क्या कारण रहे जो 1773 के एक्ट को लाया गया। आप जानते हैं कि मालगुजारी को वसूलने का अधिकार मिल गया, दीवानी को अधिकार मिल गए उनको। अब पैसे की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो क्या होगा? प्राइवेट, आप कहते हैं ना प्राइवेट और सरकारी में क्या फ़र्क होता है? सरकार काम करती है लोगों की भलाई के लिए, सबका भलाई हो, चीज़ें हो। तो सरकार कहते नहीं, क्यों लड़ाई ज़्यादातर रहती है कि क्यों सब चीज़ों को प्राइवेट कर रहे हो, क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो सब चीज़ का? क्योंकि प्राइवेट को ज़्यादातर ये समझा जाता है कि वो अपने मुनाफे के लिए काम करेगी, अपने फ़ायदे के लिए काम करेगी। गवर्नमेंट का क्या होता है कि गवर्नमेंट काम करेगी और हमारे लिए, नागरिकों के लिए, सबकी भलाई के लिए। इसलिए कहते हैं कि सारी चीज़ों को प्राइवेट क्यों कर रहे हो आप? वो तो पैसा लगाएगी तो वसूलेगी भी। आप मॉल में जाते हैं, चीज़ें करते हैं, कहने को ही है, वहाँ जो एसी होता है, इतना अच्छा वातावरण होता है, सब कुछ वसूला आपसे ही जाता है, पता आपको ही नहीं चलता। तो प्राइवेट वालों का यही है कि वो फैसिलिटीज देंगे, चीज़ें देंगे, परंतु वसूलते भी आपसे ही हैं। रेलवे का निजीकरण कर दिया, क्या होगा? जहाँ 10 रुपये किराया लगता है, जितनी दूरी का वहाँ पे 50 रुपये हो सकता है, कर दें, वो उनकी मर्जी है, प्राइवेट है। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्राइवेट कंपनी थी, चीज़ें थी, उनके हाथ में सारे काम आ गए, तो धन का बड़े स्तर पर धन भरने लगे। जो कर्मचारी थे अपने पॉकेटें, अपनी जेब भरने लगे, अपने धन वसूलने लगे। धन की लूस खसोट मच गई कि हाँ भाई धन वसूल लें, अब तो मतलब मौका है तो क्यों छोड़ा जाए। बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर कर्मचारी अपनी जेबें भरने लगे धन से। अब कंपनी को घाटा होने लगा। बिल्कुल होना है, जब चीजें ऐसे होंगी तो कंपनी तो घाटे में जाएगी ही जाएगी। कंपनी घाटे में गई। कंपनी घाटे में जाने की जानकारी इंग्लैंड दी गई। इंग्लैंड में जो कार्यरत संस्था थी जिनके माध्यम से यहाँ कार्य किया जाता था, तो इंग्लैंड में इसकी जानकारी दी गई कि कंपनी घाटे में चल रही है। फिर उनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी की सिफारिश, वो कमेटी ही आप कह सकते हैं, उसकी सिफारिशें ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सामने निकल कर आई। चलिए इसी को देख लेते हैं क्या लिखा है। अच्छे साफ शब्दों में लिखना भी पड़ेगा ना, कारण अगर पूछ लिया जाए तो वो शब्द भी पता होने चाहिए। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। रेगुलेट अर्थात रेगुलेट करना किसी भी चीज़ को, आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है। दीवानी अनुदान के कारण, दीवानी अनुदान अर्थात मालगुजारी, चीज़ें पैसे मिलने लगे, उनको अपना एक उनका अधिकार हो गया। तो दीवानी अनुदान के कारण कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांतों की वास्तविक शासक बन गई। वास्तविक तौर पर, रियल तौर पर शासक बन गई। कंपनी के कर्मचारियों का वैभव बढ़ने लगा। कंपनी घाटे में आ गई।
भाई कंपनियों घाटे में जाए, कहीं भी जाए, क्या मतलब है, हमारी जेबें तो भर रही है ना। तो अब जब इस तरीके का मेंटली सोच रहेगी कंपनी के काम करने वाले कर्मचारियों को, तो कंपनी को तो डूबना ही है, घाटे में जाना ही है। तो कहा कि कंपनी घाटे में आ गई, जिस कारण कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कर्जे के रूप में धन की मांग की। कर्जा लिया कि भाई हम घाटे में हैं, चीजें हमें धन दीजिए। तथा ब्रिटिश शासन की जानकारी में लाया गया कि कंपनी के अधिकारी जनता से धन को लूटकर धनी बन रहे हैं। ये बात ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश शासन था ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, उसके कान में डाला गया कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो धन को लूटकर अपनी जेबें भर रहे हैं। ब्रिटिश शासन ने एक गोपनीय कमेटी बनाई तथा इस कमेटी ने रिपोर्ट में प्रशासन में, यानी कि जो अपनी रिपोर्ट पेश की इस कमेटी ने, उसने प्रशासन में उस कंपनी में कई कमियां उजागर की। तो प्रशासन में कई कमियां दिखाई, इस पर रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया गया। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट? 1773 का। अब उससे क्या बदलाव किए गए उसके बारे में, वो जो जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, भाई सिनेरियो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसी क्या ऐसी स्थिति रही, ऐसी क्या बातें रही जिसके कारण से ये सारी चीज़ें हुई। कुछ तो ऐसे सिनेरियो बना होगा ना, कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी, ऐसे कारण पैदा हुए होंगे, कुछ ऐसा कारण बन गया होगा जिसके कारण से देश गुलाम बन गया। तो वो क्या कारण थे, वो क्या चीजें थी, वो क्या सिनेरियो रहा, क्या ऐसा प्रभाव बन गया, ऐसा कौन सा वातावरण बन गया जिस कारण अंग्रेज इतने लंबे समय तक हमारे ऊपर शासन कर पाए। तो यही चीजें आप ऊपर ऊपर से बढ़ लेते हैं बच्चे, मोटा मोटा, हाँ ये चीज हुई, ये चीज हुई। अरे वो रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों, ऐसा कारण क्या बना? अगर ये पूछ लिया, आप आईएएस का अर्थात यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, उसमें कारण पूछ लिया गया, तब क्या करेंगे? ये तो ठीक है, प्रीलिम्स के माध्यम से हो सकता है, प्रीलिम्स में भी, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम कथन कारण के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। चीज़ों को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर ऐसे एक बार छोटा छोटा पढ़ लिया, अरे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, हमें तो पता ही नहीं था, हम सोच रहे थे ये इंपॉर्टेंट था, फिर दोबारा पढ़ो, अरे अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा इस बार हाँ हमने पढ़ लिया, अब जा रहे हैं, अब फिर कुछ नया पूछ लिया। अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो चीज़ों को, इतना अच्छे से पढ़ो चीज़ों को कि फर्स्ट टाइम बैठो और क्रैक करो। जल्दबाजी मत करो पढ़ाई करने में कभी भी कि हम स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है आपको किसने बता दिया? डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया क्या आपका उनके साथ कि वो बता देंगे इंपॉर्टेंट है और ये अनइम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ो और इसे मत पढ़ो? कौन बता देगा? या आपने सीधा चिप फिट कर रखी है दिमाग से, वो बताते रहेंगे कि इस बार इस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अगली बार वो इंपॉर्टेंट होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होता, सीधी सी बात है। कोई भी एक बुक पढ़ रहे हो, उसके हर शब्द को, चीज़ों को इतने अच्छे से पढ़ो, इतनी बार अच्छे से, एक बार समझ में, दो बार, तीन बार तो कम से कम पढ़ लो, चीज़ें इतनी अच्छे से हो जाए कि जब आप एग्जाम देने जाओ तब आपका क्लियर हो जाए। और नहीं हुआ तो जो थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक है उस पर ध्यान देके अगली बार तो डेफिनेटली हो जाएगा, अगर आपने चीज़ें ध्यान से पढ़ी हैं तो। क्लियर? तो यही बात यहाँ पे रही। अब बातें क्या हुई, क्या चेंजेस हुए इंडिया के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से? भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ गई। केंद्र का प्रशासन, आप देखते हैं ना, अभी केंद्र के में प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन है, अलग अलग राज्यों के भी अपने अधिकार है, परंतु केंद्र एक शक्तिशाली है। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी पहली बात, तथा प्रथम बार कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक, प्रशासन के और राजनीति के कार्यों को मान्यता मिली कि कंपनी के ये प्रशासनिक दायित्व है और ये राजनीतिक पॉलिटिकल दायित्व है। क्लियर? बंगाल के गवर्नर को, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। क्लियर? इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, यानी कि एक परिषद भी बनाई गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, उसमें 4 सदस्य थे। पूछा भी जा सकता है कि जो 1773 के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत परिषद बनाई गई थी, उसमें कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। दूसरा एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बहुत बार पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है।
अब मद्रास व बंबई के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। 3 प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास, बंगाल और बंबई। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसी के अधीन अब मद्रास तथा बंबई दोनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर आ गए। पहले अलग थे, तीनों स्वतंत्र थे। बंगाल के अपने अलग काम करते थे, मद्रास के अलग, बंबई के अलग। परंतु इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के अधीन ही आ गए बाकी दोनों भी, मद्रास और बंबई भी। क्लियर? बंबई बोला जाता था पहले, याद रखिएगा। शासन की समस्त सैनिक तथा सिविल शक्तियां, क्या? शासन की समस्त सैनिक और सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया तथा निर्णय में बहुमत होने पर गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया। आप देखते हैं वर्तमान समय में अगर आप आज से इसको जोड़ना चाहें तो आप ये चीज़ कहाँ देखते हैं? आज आप वर्तमान समय में लोकसभा में ये चीज़ देख सकते हैं, मतलब अर्थात हमारे संसद में देख सकते हैं, संसद के दोनों सदनों में। जब वैसे तो जो संसद के अध्यक्ष हैं उनको मत देने का अधिकार नहीं है, परंतु अगर मत निर्णायक है, पक्ष में भी 20 हैं, विपक्ष में भी 20 हैं, या पक्ष में भी 25 हैं, विपक्ष में भी 25 हैं, 25-25 बराबर हैं, तब क्या होता है? जो अध्यक्ष है वो अपना निर्णायक मत देते हैं, उसके मत पर फैसला होता है, उनके मत पर तब वो मत देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी झलक यहाँ देख सकते हैं वर्तमान समय से। अगर आप इसको जोड़ के देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि बहुमत होने पर गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान किया गया इस एक्ट के माध्यम से। अब एक बात और, 4 सदस्य जो परिषद बनाई गई थी उसमें कौन थे वो 4 सदस्य? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन, वॉरवेल, ये 4 सदस्य थे जो परिषद में थे। क्लियर? 1774 ईस्वी में, कब? 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है और कई और एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यह एक अभिलेख न्यायालय था। वर्तमान समय में भी आप हमारे सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को आप देखते हैं तो वो भी एक अभिलेख न्यायालय है। वहाँ पर अभिलेख यानी कि कोई जजमेंट पास किया जाता है, जजमेंट दिया जाता है, उसको अभिलेख के माध्यम से रख दिया जाता है कि आगे अगर ऐसी कभी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको प्रेफरेंस के तौर पर प्रेफरेंस दे सके कि हाँ ये चीज़ देखिए आपने तब ऐसा किया था। क्या करते हैं वकील? क्या करते हैं वो? यही केस की तो स्टडी करते हैं कि इससे पहले कभी कोई स्थिति रही है तो उस समय उस जज ने क्या अपना जजमेंट दिया था। तो अभिलेख न्यायालय, देखिए ये अभिलेख न्यायालय था। आज भी वर्तमान समय में आप देखते हैं हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, वो भी आज अभिलेख न्यायालय है। इसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में होती थी। कहाँ होती थी? प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल में इसके खिलाफ आप अपील कर सकते थे। आज क्या है? आज अगर आप किसी नीचे न्यायालय में हैं, निचली अदालत में है, निचली अदालत जो राज्यों में होती है, राज्य स्तर पर होती हैं, राज्य भी क्या जिले स्तर पर होती हैं, तो अगर आपको उसके खिलाफ अपील करनी है आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस तरीके का प्रावधान है। उस समय क्या था? प्रिवी काउंसिल में जा सकते थे। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। कौन? मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे इस सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश। कई बार कई पेपरों में, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। और अन्य 3 कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड, ये अन्य 3 न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश अगर पूछे, याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश तो सर एलिजा इम्पे थे। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब क्या किया गया कि कंपनी को अगर व्यापार करना है तो लाइसेंस पर ही करेंगे, जब लाइसेंस होगा तब व्यापार करेंगे। तो इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर ये बातें रही
1773 के एक्ट के जो बदलाव किए गए उसके माध्यम से। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर अर्थात भारत में, इंडिया में चीज़ें चल रही थी, परंतु कोई रेगुलेट तो उनको कर रहा होगा। कर कहाँ रहा होगा? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से हो रही होंगी वो रेगुलेट। वहाँ पर ऐसी कौन सी संस्था थी जिनके माध्यम से यहाँ पर ये चीज़ें रेगुलेट हो रही थी? तो वहाँ पर दो संस्था थी, एक निदेशक मंडल और एक था स्वतधारी मंडल। निदेशक मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, स्वतधारी मंडल अर्थात कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो ये दो संस्था थी, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती थी उस समय। क्लियर? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत थी उस समय। और कार्यपालिका कह सकते हैं आप इनको उस समय वहां पर। तो दो थे, एक निदेशक मंडल, एक स्वतधारी मंडल। क्लियर? इनके माध्यम से चीज़ें देखी जाती थी, यहाँ पर कार्य किया जाता था। ये ध्यान रखते थे कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कहाँ होगा, क्या नहीं होगा, ये ध्यान रखते थे। अब इसको देख लेते हैं, हो सकता है पूछ ले। देखिए, जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तरीके से पढ़ते हैं, ऐसे नहीं ऊपर से, अंदर पता ही क्या होगा, कहाँ हुआ, क्या हुआ। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इस डायरेक्टर्स में क्या था? इसमें 24 निदेशक होते थे। ये इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से, 1773 के एक्ट के माध्यम से, इसमें भी अर्थात ये जो संस्था थी इनमें भी कुछ चेंजेस किए गए थे। पहले क्या था और 1773 के बाद क्या हुआ, दोनों चीज़ें देखेंगे। निदेशक मंडल में 24 निदेशक होते थे, 24 निदेशक अर्थात निर्देश देने वाले, निदेश। और अगर आप स्वतधारी मंडल को जानना चाहें तो स्वतधारी मंडल होता है, आप कह सकते हैं एक तरीके का मालिक, बॉस। यानी कि भाई ये ठीक है, बॉस तो हैं, पर बॉस को भी तो निर्देश देने के लिए, काम करने के लिए, चीज़ें सही चल रही हैं उनको भी नॉलेज देने के लिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकती है। कुछ ज्ञानों को क्या करते हैं कि कुछ विशेषज्ञ 4-5 लोग, 10-15 लोग जितने भी हों, उनका एक निदेशक मंडल तैयार कर लेते हैं कि वो समय समय पर निर्देश देते रहें कि आप ऐसे करिए, चीज़ें करिए, वो करिए, ये मत करिए। तो इसी तरीके से थे ये निदेशक मंडल, और आप इन्हें कह सकते हैं बॉस, मालिक, जो भी आप कहना चाहें। तो 24 निदेशक थे। इसमें चुनाव स्वतधारी मंडल द्वारा किया जाता है, यानी कि इनके द्वारा चुनाव किया जाता था इनका। निदेशक मंडल के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता था। यानी कि जो निदेशक मंडल के सदस्य थे 24, उन्हीं में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता था। क्या होता है वर्तमान समय में लोकसभा में? आप देखते हैं वर्तमान समय में, अगर आप जोड़ना चाहें इसको, तो आप देखते हैं लोकसभा के में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि निदेशक मंडल के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष का चुनाव होता था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष था। आपसे पूछा जाए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन था निदेशक मंडल का, तो अध्यक्ष। अब 1773 के एक्ट के माध्यम से जो बदलाव किए गए इसमें, वो क्या थे? कार्य करने की अवधि 1 वर्ष के से बढ़ाकर 4 वर्ष करती गई। जो कार्य करने की अवधि थी इनकी, वो पहले 1 वर्ष थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद से उस अवधि को बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। क्लियर? पूछ भी सकते हैं आपसे ये सब चीज़ें। कुल सदस्य संख्या 24 के, यानी कि टोटल सदस्य संख्या कितनी थी? 24 24 के 1/4 1/4 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। यानी कि प्रति वर्ष 24 सदस्यों के 1/4 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे। क्लियर? नोट, कंपनी के निदेशक चुनने का अधिकार किसको था? ये बताया जा रहा है कि कंपनी के निदेशक चुनने का अधिकार उन्हीं लोगों को था जो कम से कम 1 वर्ष पहले से 1000 पाउंड के शेयर धारक रहे हों। तो जो कंपनी के निदेशक चुनते थे वो वही लोग होंगे जो कम से कम 1 वर्ष पहले से 1000 पाउंड के कंपनी में शेयर धारक रहे हों। और इस एक्ट आने से पहले ये राशि 500 पाउंड थी। क्लियर रखिएगा इस बात को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।